हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम ऑल टू जीएस मेड इजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के एक बहुत ही एम्बिशियस, स्ट्रैटेजिक और कंट्रोवर्शियल मेगा प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट निकोबार। प्रोजेक्ट निकोबार जो है ना, सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटजी, इंडो पैसिफिक विजन, नेशनल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल एथिक्स का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। प्रोजेक्ट निकोबार बेसिकली एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे प्रपोज्ड है। एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग, एग्जीक्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इसके बहुत सारे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स पे भी हैं। सो प्रोजेक्ट निकोबार में एक तरीके से ग्रेट निकोबार आइलैंड पे एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये प्रोजेक्ट जो है मेनली पुश किया गया था अंडर नीति आयोग, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, ऑन दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर मैरीटाइम पावर बनाना। आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में ओशंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में जो इस तरीके से आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो चीज़ें हुई, उससे हमें ये भी समझ में आता है कि हाउ दिस इज़ मोर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द मेजर चोक पॉइंट्स और टू हैव योर इन्फ्लुएंस ऑन द मेजर चोक पॉइंट्स जो मैरीटाइम ट्रेड के हैं। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि इसीलिए जो है हम ये प्रोजेक्ट निकोबार इसीलिए हम लेके आ रहे हैं कि जो हमारा सागर विजन है, फाइन, जो आपका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ब्लू इकोनॉमी अप्रोच है, मैरीटाइम सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, इन सब में दिस इज़ गोइंग टू बी प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल। जोग्राफी अगर इसकी कॉन्टेक्स्ट समझें तो प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है? प्रोजेक्ट की लोकेशन है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है? प्रोजेक्ट की लोकेशन है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। दिस इज़ द सदर्न मोस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। स्ट्रैटेजिकली इसका इंपॉर्टेंस एक्स्ट्रॉर्डनरी है, मतलब ऑर्डनरी भी नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के नज़दीक है। मलक्का से जो है लगभग 500 किलोमीटर का इसका फासला है। और आप अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये दुनिया का सबसे बिजीएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है। ग्लोबल ट्रेड का एक मैसिव पोर्शन यहीं से पास हो रहा है। स्पेशली अगर आप बात करें ऑयल शिपमेंट्स की और कंटेनर ट्रैफिक की, तो वो मलक्का स्ट्रेट से ही पास हो रहा है। इसी वजह से ग्रेट निकोबार को कई बार गेटवे टू इंडो पैसिफिक कहा जाता है। अब आप यहाँ से अगर देखें तो 1500 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, 1650 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर और लगभग 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बेटर मैरीटाइम मॉनिटरिंग है, स्ट्रैटेजिक नेवल प्रेजेंस है, सी लैंड सर्विलेंस है, इंडिया का डोमिनेंस जो है वो एनहांस होता है। अगर इस प्रोजेक्ट के की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ICTT, दैट इज़ योर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये एक मेगा पोर्ट फैसिलिटी होगी जहाँ पर जो इंटरनेशनल कार्गो शिप्स कंटेनर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करेगी। आज इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट बिजनेस है वो कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट क्लैंग जैसे फॉरेन पोर्ट्स हैंडल करते हैं। इंडिया चाहता है कि फ्यूचर में हमारी ये डिपेंडेंसी कम हो। दूसरा क्या है? ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो एयरपोर्ट होगा ये सिविल एविएशन की बात कर लीजिए, टूरिज़्म इससे एनहांस होगा। स्ट्रैटेजिक जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हैं, तीनों पर्पस से जो है ये फुलफ़िल होगा और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1.8 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। इस प्रोजेक्ट में और क्या इंक्लूडेड है? सबसे पहले पावर प्लांट 450 मेगावाट का रिन्यूएबल फोकस पावर प्लांट है। टाउनशिप एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग, रोड, वाटर सप्लाई। डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं नेवल और कोस्ट गार्ड के बेसिस है। बेसिकली एक इंटीग्रेटेड स्मार्ट स्ट्रैटेजिक जोन क्रिएट किया जा रहा है, जिससे हम और जो है हमारे जो दूसरे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों। अब सवाल है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशन रीजन में अब मेजर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे US, ईरान, इवन वो देवर एट लॉगर हेड्स जब वो एक्शन में थे, इंडियन ओशन में एक्शन पे थे। इसके अलावा चाइना ने जो अपनी प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। कहाँ? श्रीलंका, ग्वादर और हम्बनटोटा। श्रीलंका में भी हम्बनटोटा इज़ सो जो उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी है हम उसकी बात कर रहे हैं।
सो इंडिया के लिए प्रोजेक्ट निकोबार जो है ना, एक काउंटर बैलेंसिंग मैकेनिज्म बन सकता है। प्रोजेक्ट के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है, आप कह सकते हैं कि नेवल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट है, मॉनिटरिंग शिपिंग रूट्स है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की जब आप बात करते हैं, क्वाड कोऑपरेशन वाला जो सपोर्ट है आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एंड एक ऑल्टरनेट ट्रांसशिपमेंट हब क्रिएट करना है। यानी हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर का जो मैरीटाइम ट्रेड है वो उसमें हमारा भी एक मेजर स्टेक हो, हमारा भी एक बड़ा रोल उसमें हो। इसके इकोनॉमिक डायमेंशंस को अगर हम समझें, इकोनॉमिक्स को अगर इसकी डिस्कस करें, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 72,000 करोड़ प्लस रुपीज़ बताया गया है। 1.5 से 2 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे। इसके अलावा जो और जॉब में कहाँ भी कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज़्म, पोर्ट ऑपरेशन, इन सब में जॉब्स क्रिएट होंगी। पोर्ट ऑपरेशंस और कार्गो हैंडलिंग से सिग्निफिकेंट इनकम जनरेट होगी। निकोबार रीजन में जो इको टूरिज़्म और जो क्रूज़ टूरिज़्म डेस्टिनेशन वो हम इसमें, सो टूरिज़्म वहाँ पे बढ़ेगा। रीजनल इंटीग्रेशन की अगर आप बात करें, सो साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया का जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। सो हम जो ब्लू इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी या कोस्टल डेवलपमेंट भी हम इससे कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डायमेंशन आता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार जो है ना वो एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर डेंस फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट हैं। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर कोरल इकोसिस्टम है, और यहाँ पर क्या है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, एंडेमिक जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न है वो है यहाँ की जो ट्राइब है, शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स जो है, जो यहाँ की प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी हम बात करें, इसमें जो शोम्पेन ट्राइब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कैटेगरी में आती हैं। क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फॉरेस्ट लॉस बढ़ सकता है, मरीन बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो सकती है। एनवायरमेंटलिस्ट भी अपना कंसर्न रेस कर रहे हैं, स्पेशली जब फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात आ रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इम्पैक्ट है, कोस्टल इकोसिस्टम जो डिसरप्ट होगा। तो यहाँ पर अगेन जो पुराना एक डिबेट है, डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजिकल कन्वर्सेशन, ये यहाँ पर दिखता है। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, तो इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी इसमें सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा आइलैंड जो है वो सुनामी प्रोन है, डिज़ास्टर सेंसिटिव रीजन में लोकेटेड है। उसके अलावा आप बात करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो रिमोट आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आसान नहीं है ना, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पहुँचाना भी इतना आसान नहीं होता। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस इश्यूज़ आएंगे। बहुत सारे एक्टिविस्ट, एक्सपर्ट पैनल ने अपील जो है वो अप्रूवल प्रोसेस पर कंसर्न रेज किए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी जो आएगा वो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का आएगा, ट्राइबल राइट्स का आएगा, कि क्या स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट जो है वो इंडिजिनस राइट्स को ओवरराइड कर सकता है। यहीं पर आपका सारा जो है वो क्वेश्चन आएगा मेंस में। पॉलिसी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट में मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। इसमें नीति आयोग जो है वो नोडल प्लानिंग एजेंसी है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज है, एनवायरमेंट है, ट्राइबल अफेयर्स है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, द प्रपोज्ड आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसीज, उसके अलावा EIA, कोस्टल रेगुलेशन। सो काफ़ी एजेंसीज़ जो हैं आइलैंड जो हैं, क्योंकि ये इतनी एजेंसीज़ क्यों इन्वॉल्व हैं, इसलिए क्योंकि आइलैंड इकोसिस्टम जो होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसमें मल्टीपल अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें, यानी कि गवर्नेंस का कोऑर्डिनेशन अपने आप में जो है एक चैलेंज बन जाता है। डायरेक्ट एग्जाम लिंकेज समझें तो पेपर 2 गवर्नेंस, ट्राइबल वेलफेयर, सेंटर स्टेट रिलेशंस यहाँ पे आ जाएगा। देन पेपर 3 के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी बिल्कुल आएगा। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो इंडिया पैसिफिक रिलेशंस, चाइना फैक्टर, क्वाड, ब्लू इकोनॉमी। एथिक्स में भी ये रेलेवेंट हो जाता है, कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट जो डिबेट आपको आएगी, और राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल ऐसे थीम्स भी हैं ना। सो इंटरव्यू में भी ये टॉपिक हाईली प्रोबेबल हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, IR भी है, सिक्योरिटी, तो ऐसे टॉपिक्स हमेशा हॉटस्पॉट रहेंगे मेंस और इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में। सो प्रोजेक्ट निकोबार नो डाउट इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का एक बहुत बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब हम सिर्फ लैंड पावर नहीं बल्कि मैरिटाइम पावर के रूप में भी इमर्ज होना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन असल सक्सेस कब आएगी? जब इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी, ट्राइबल राइट्स, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बीच क्या किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बीच बैलेंस
क्रिएट किया जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग नेशंस सिर्फ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं जो है वो बनते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं ये बैलेंस्ड एंड एथिकल गवर्नेंस से बिल्ड होते हैं। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जो कि सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद ज़िया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।